जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम से आज सस्पेंस का जो पर्दा है वो उठ जाएगा। आज विधायक दल की बैठक होगी। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंचे हैं। बीजेपी ने 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की घोषणा की है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे दें। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, महाराष्ट्र का सत्ताधीश कौन होगा, इससे आज सस्पेंस उठ सकता है। आज विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण को मुंबई में महाराष्ट्र का ऑब्जर्वर बीजेपी ने नियुक्त किया है। बीजेपी ने 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का ऐलान भी कर दिया है। तो आखिर महाराष्ट्र में सत्ता में कौन बैठेगा, सूबे का मुखिया कौन बनेगा, इसको देखते हुए आज जो पर्दा है वो उठने वाला है। आज विधायक दल की बैठक होगी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण को ऑब्जर्वर बनाया गया है। दोनों ही मुंबई में मौजूद हैं। बीजेपी ने 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का ऐलान किया है। तो महाराष्ट्र को लेकर सस्पेंस जिस तरह से बढ़ता ही जा रहा है, आज उम्मीद यही है कि ये जो सस्पेंस है इस पर ब्रेक लगेगा। महाराष्ट्र के सीएम के जो नाम है उसका ऐलान हो सकता है। आज विधायक दल की बैठक होगी। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण महाराष्ट्र में मुंबई में मौजूद है। वहीं संभल हिंसा को लेकर देश में सियासत जारी है। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी संभल के लिए रवाना होंगे, जहां उनका पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने का प्लान है। हालांकि प्रशासन ने संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। प्रशासन की तरफ से यह प्रतिबंध 10 दिसंबर तक के लिए लगाया गया है। वहीं राहुल के संभल आने की जानकारी के बाद संभल के प्रशासनिक अधिकारी ने राहुल गांधी पर पत्र लिखकर संभल नहीं आने की उनसे अपील की है। तो संभल को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से पहले समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने संभल जाने की कोशिश की थी, उसके बाद कांग्रेस के डेलीगेशन ने भी संभल जाने की कोशिश की थी। हालांकि संभल में जिस तरह से बॉर्डर्स को सील किया है, ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, वो संभल में एंटर नहीं हो पाए थे। वहीं दूसरी तरफ अब संभल हिंसा को लेकर देश में जारी सियासत के बीच अब से कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी संभल जाने का तैयारी पूरी कर ली है। राहुल गांधी आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, ये उनका प्लान है। हालांकि प्रशासन ने संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। प्रशासन की तरफ से ये जो प्रतिबंध है ये 10 दिसंबर तक के लिए लगाया गया है। वहीं राहुल के संभल आने की जानकारी के बाद जो संभल के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखकर संभल नहीं आने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ राहुल के संभल दौरे को लेकर यूपी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आज आगरा राहुल गांधी कि अगर जो राहुल गांधी है वो संभल जाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस बल भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर सकती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने आज संभल जाने का ऐलान किया है, तैयारी उनकी पूरी है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम है। कोशिश यही कि राहुल गांधी को संभल जाने से रोका जा सके, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और प्रशासन को कहा था कि संभल में शांतिपूर्ण ढंग से जो है स्थिति को बरकरार रखना है, इसी को देखते हुए प्रशासन ने संभल में 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक लगाई है। यही वजह है कि चाहे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन हो, कांग्रेस का डेलीगेशन हो, या फिर जिस तरह से आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ संभल जाने की तैयारी में है, सभी को संभल जाने से रोका जा रहा है। और इसी को देखते हुए संभल का जो बॉर्डर है, यूपी का जो बॉर्डर है, आप वो देख सकते हैं, वहां पर पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, वाहनों की, आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है।
और अब सीधा आपको जो है गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां महाराणा प्रताप फाउंडर्स जो है वो गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज महाराणा प्रताप फाउंडर्स वीक है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, महाराणा प्रताप फाउंडर्स वीक का ये कार्यक्रम है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान पूजा अर्चना करते हुए। महाराणा प्रताप फाउंडर्स वीक का ये कार्यक्रम, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए। तो एमटीईसी के फाउंडर वीक का ये पूरा कार्यक्रम, उसका आगाज हो गया है। महाराणा प्रताप फाउंडर्स वीक का ये पूरा कार्यक्रम जिसका आगाज हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना के साथ इस फाउंडर्स वीक का आगाज सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप फाउंडर्स वीक का आज से आगाज हो गया है। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब बात नोएडा की कर लेते हैं। नोएडा में हुए किसानों के प्रदर्शन के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो प्रदर्शन से संबंधित मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर 1 महीने के अंदर सीएम को रिपोर्ट सौंपेगा। कमेटी में औद्योगिक विकास के विशेष सचिव पीयूष वर्मा, नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय खत्री और ग्रेटर नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सौम्या श्रीवास्तव, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कपिल सिंह शामिल है। वहीं औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर इस कमेटी के अध्यक्षता करेंगे। जिस तरह से नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि फिलहाल जो आंदोलन है उन्होंने 6 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कमेटी का गठन कर दिया है। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जामताड़ा के साइबरगढ़ पबिया मोडाहिडी में उन्होंने मंच से खुलकर साइबर ठगों को अभयदान दे दिया है। यही नहीं, एक वीडियो क्लिप और अपने विवादित पोस्ट के जरिए उन्होंने बीजेपी और उसके आईटी सेल पर भी तीखा हमला बोला है। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी का विवादित बयान, साइबर ठगों को दे दिया अभयदान। जी हां, ये इरफान अंसारी हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लेकिन इन्होंने जो बयान हाल के दिनों में दिया है उससे राजनीतिक हलकों में सियासी पारा हाई होने के आसार हैं। दरअसल इरफान अंसारी ने राहुल गांधी के संविधान सुरक्षा के नैरेटिव को आधार बनाते हुए बीजेपी के आईटी सेल की कड़ी आलोचना की है। साइबर दिखाता है भाजपा वाला हम लोग को, आईटी सेल दिखाता है ये भाजपा वाला। यहाँ आईटी सेल की कमी नहीं है। तुम लोग भाजपा छेड़छाड़ करते हो वीडियो में ना, तो हमारे चक्कर में, हम लोगों के चक्कर में नहीं पड़े हो। जिस दिन हम लोग छेड़छाड़ करेंगे ना, तो देश के नक्शा से भाजपा खत्म हो जाएगा। इरफान अंसारी ने सीधे सीधे एक तरह से
बीजेपी को चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि जामताड़ा के आईटी विशेषज्ञों के बल पर बीजेपी के आईटी सेल को पूरे देश से खत्म कर दिया जाएगा। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, कोई माई का लाल इसको नहीं हटा सकता, कोई इसको नहीं हटा सकता है, याद रखिएगा। आप क्या समझ लिए? संविधान बदल दीजिएगा, हमारा अधिकार बदल दीजिएगा। भाजपा की सरकार में याद रखिएगा, भाजपा विरोधी ताकतें याद रखिएगा। हम दलितों को गले में घंटी बांध कर चलाता था। जब दलित भाई गांव से गुजरता था तो गले में घंटी लगाता था ये भाजपा के लोग, ताकि दलित आ रहा भगाओ इसको। और आज अगर हम लोगों ने सम्मान दिया है दलित भाइयों को, तो भाजपा पचा नहीं पा रही है। मैं वादा करता हूं दलित भाइयों का हक जो है वो दिला के रहेंगे हम लोग, और आपके मान सम्मान के साथ कोई बदलाव नहीं होगा। और राहुल गांधी के रहते कोई संविधान में छेड़छाड़ नहीं होगा, याद रखिएगा। बहरहाल इरफान अंसारी का ये बयान बीजेपी के लिए सीधी चुनौती तो है ही, क्योंकि जामताड़ा को देश में साइबर क्राइम के गढ़ के रूप में जाना और पहचाना जाता है। वहीं इस चुनौती के बाद बीजेपी के पास भी एक मौका है, एक तरफ इरफान अंसारी को जवाब देने का और दूसरी ओर जामताड़ा से साइबर क्राइम की जड़ों को उखाड़ फेंकने का। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस मामले पर क्या सख्त कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में झांसी में भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश हिंदू रक्षा समिति के बैनर तले रैली निकाली। इस दौरान जीवन शाह तिराहा स्थित इंटर कॉलेज परिसर में हजारों की संख्या में लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। भारत हो या बांग्लादेश, हम सब हिंदू एक हैं के उद्घोष के साथ झांसी में बांग्लादेश हिंदू रक्षा समिति के बैनर तले हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन भी बांग्लादेश हिंदू रक्षा समिति ने सौंपा। ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से स्टार्ट होगा, एक ज्वाला जलेगी, पूरे विश्व में फैलेगी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव आएगा और उनकी सरकारों पे भी दबाव आएगा, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो सुविधाएं बंद हो जाएंगी। तो इस प्रकार से सब पे दबाव आएगा। तो शुरुआत होगी जहाँ से, कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा, और शुरू होगा तो फिर एंड भी होगा। और ऐसा नहीं है, दबाव बनेगा तो फिर हमारे हिंदू भाई सुरक्षित जरूर होंगे। जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। भारत सरकार पूरे सार्थक कदम उठा रही है और हम जागरूकता और ज्यादा हो और इससे और ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। हिंदुस्तान ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में ये जागरूकता आनी चाहिए। सिर्फ इसके लिए ये हम लोग जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिससे कि सब जागरूक हों और इस कदम को आगे बढ़ाएं। ज्ञापन के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं, सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हमले, हत्या, लूट, आगजनी और महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार की ओर अवगत कराया गया। बता दें कि बांग्लादेश में इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास प्रभु जी को बांग्लादेश सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जिसे लेकर भारत में भी कुछ हिंदू संगठनों और समाज सेवियों ने अपना रोष प्रकट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पप्पू को लगातार धमकी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, तो उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। आरोपी ने कबूल किया कि सांसद के कुछ करीबियों ने ही पप्पू यादव को सुरक्षा दिलाने के लिए वीडियो बनाकर धमकी देने को कहा था, जिसके एवज में आरोपी को कई लालच भी दिए गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। मिलेंगे तो हम लोग मारेंगे तो मारेंगे। ये हैं बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जो पिछले करीब महीने भर से लगातार मिल रही धमकियों से परेशान हैं। कभी इन्हें लॉरेंस गैंग से धमकी मिलती है, तो कभी कोई इन्हें जान से मारने की धमकी देता है, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। हालांकि पप्पू यादव ने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन और सरकार दोनों से की है, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आरोपी को
धर दबोचा। हमने आके दिया है, वो तो वीडियो भेजा है कि मार देंगे अभी तुरंत, वीडियो दिया है, तब अभी वीडियो दिया, वीडियो क्या हुआ कि मार देंगे, वो तो एकदम सीधा। लगातार इस तरह की धमकी मिल रही है। अभी दिल्ली में कंप्लेंट किया गया। लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने भोजपुर से आरोपी को अरेस्ट किया, जिसने कबूल किया कि सांसद के कुछ करीबियों ने ही पप्पू यादव को सुरक्षा दिलाने के लिए ये साजिश रची और आरोपी को वीडियो बनाकर धमकी देने के लिए कहा था। इसके एवज में आरोपी को पार्टी में बड़े पद का प्रलोभन दिया गया था, साथ ही कुछ पैसे भी दिए गए थे। जिस व्यक्ति के द्वारा ये डाला गया था तो उसका हम लोग जांच किए और जांच में पाया गया कि ये व्यक्ति भोजपुर जिला का रहने वाला है और उससे पूछताछ के लिए उसको लाया गया है यहाँ पे। और उससे जब पूछताछ किया गया तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कोई भी लिंक नहीं पाया गया। इसमें ये पाया गया कि ये 4-5 साल पहले इनके गांव में जो माननीय सांसद महोदय हैं वो गए थे और वहाँ इनके साथ फोटो वगैरह भी खिंचाए थे। ये उनका समर्थक भी रह चुका है पहले का और ये संभवतः उनकी पुरानी पार्टी में भी ज्वाइन किया गया था, जो जा पार्टी था। इसमें कुछ दिन जो इसके द्वारा बताया गया है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, हम लोग अब तक इसको जांच में रखे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने ये भी बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आरोपी राम बाबू का कोई संबंध नहीं है और न ही उसके साथ कोई दूर दूर तक के तार जुड़े हैं। एसपी ने सांसद की ओर से सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसे षड्यंत्र का हिस्सा माना। इनके द्वारा बताया गया कि जो माननीय सांसद महोदय हैं उनके सहयोगियों के द्वारा इनसे कांटेक्ट किया गया और इनको बताया गया कि सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए और इनको तैयार कराया गया है। इसमें इनको दिया गया कि क्या बोलना है उसमें और इनको पैसे का लालच दिया गया और दिया गया कि भविष्य में इनको नेता भी बनाया जाएगा इसमें। उधर आरोपी की तरफ से हुए खुलासे के बाद बीजेपी पप्पू यादव पर हमलावर है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने पप्पू यादव को जालसाज बताया है और खुद के जाल में फंसने की बात कही है। अपने ही जाल में फंसे पप्पू यादव, पूर्णिया एसपी ने अब इसका खुलासा कर दिया है कि हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे थे कि पप्पू यादव जी बहुत बड़ी नौटंकीबाज हैं। एक बार तो मधेपुरा में उन्होंने हार्ट अटैक का नाटक किया था और वेटनरी के डॉक्टर से इलाज करवाकर अपने आप को ठीक घोषित किया। इतने बड़े कलाकार हैं कि धमकी का सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, नौटंकी करने के लिए इन्होंने इस तरह का ड्रामा किया। अपने ही कार्यकर्ता से 2 लाख रुपए में सौदा किया कि इस तरह की धमकी वाला हमें वीडियो भेजो और कार्यकर्ता का पकड़ा चुका है। सारे सच इनके सामने आ चुके हैं। देश को ऐसे जालसाज नेताओं से बचने की जरूरत है और पूर्णिया को भी। अब ये षड्यंत्र है या साजिश, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आरोपी के कबूलनामे ने हर किसी को चौंका जरूर दिया है। लाइव टाइम्स के लिए पूर्णिया से जेपी मिश्रा के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब 3 तरफा हो गई है। 3 बड़े राजनीतिक दल सत्ता के लिए जूझते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो आमने सामने ही होंगे, वहीं कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ेगी, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनावों में एक दूसरे के साथ कदम ताल कर रहे 2 राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते हुए नजर आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी और कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो दिल्ली में किसी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी। यानी दिल्ली में लड़ाई अब बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगी। इस लड़ाई में कांग्रेस की राह ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि पार्टी के पास ना तो दिल्ली में कोई सांसद है और ना ही विधायक। नगर निगम में भी कांग्रेस के 5 चंद ही पार्षद हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना भी चुनौती होगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी दिल्ली में सरकार नहीं बना सकती। पिछले 25 साल से उन्होंने बहुत प्रयास करा है सरकार बनाने का, बट हमेशा फेल हुई है। केवल आम आदमी पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने 6 सांसद जिनकी टिकट काटी गई, उनमें से कई केंद्र मंत्री थे। दिल्ली के अंदर माननीय पीएम साहब, होम मिनिस्टर सब रहते हैं। सब ने मिलकर दिल्ली के लिए क्या करा? क्या दिल्ली को एयर पोल्यूशन से इन्होंने मदद दिलाई? क्या दिल्ली को इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ाया? क्या दिल्ली में इन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए? क्या इनके सातों सांसदों को नहीं दिखता था दिल्ली के लोग कितने परेशान हैं? केवल और केवल किसी को दबाने से पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स इज अबाउट गिविंग टू द पीपल। दिल्ली में कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है,
लेकिन इस यात्रा में कार्यकर्ता भी कम ही नजर आ रहे हैं। फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट में सेंधमारी करनी होगी, जो पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला। देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मजबूत थी कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने पर नहीं दिखाया। सेम परिस्थितियाँ मुझे दिल्ली में बनती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत है, उनकी सरकार है, तो वो कांग्रेस के साथ समझौता या गठबंधन नहीं करेंगे। दिल्ली के बीते 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 0 पर सिमट गई थी। इस बार कांग्रेस की कोशिश चुनाव जीतने से ज्यादा 0 से ऊपर उठने की है। दिल्ली में आपसे गठबंधन की संभावनाएं लगभग समाप्त होने के बाद अब देखना ये अहम होगा कि क्या कांग्रेस दिल्ली के मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी या खुद के लिए ही मुश्किलें खड़ी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो आज राहुल गांधी का संभल जाने का प्लान है, तैयारियां पूरी है। ऐसे में जहां संभल प्रशासन ने मना कर दिया है, बैरिकेडिंग लगाई है। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी के जो बॉर्डर्स हैं उन्हें सील किया गया है, बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, पुलिस बल की तैनाती है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग्स की वजह से जाम लगा हुआ है, तो यूपी बॉर्डर्स पर पुलिस बल जो है वो तैनात है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे हैं, पुलिस बल की भी मौजूदगी है और जाम जो है वो वहां पर लगा हुआ है। तो आज संभल जाने की तैयारी राहुल गांधी की, जिस तरह से बीते दिन उन्होंने लोकसभा में इस बात का ऐलान किया था कि वो संभल जाएंगे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। हालांकि संभल में जो है 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी के आने पर रोक लगाई गई है। इसी को देखते हुए संभल प्रशासन पहले ही ये बात साफ कर चुका है कि राहुल गांधी संभल ना आए, ये अपील भी उनसे की गई थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से वहां पर भारी जाम लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन तैनात है। संभल बॉर्डर और यूपी के जो अन्य बॉर्डर है वहां पर बैरिकेडिंग लगा के उन्हें सील किया गया है। सिर्फ जो वाहन है उनकी चेकिंग के बाद ही उन्हें बॉर्डर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किस तरह से प्रशासन जो है, पुलिस बल वहां पर तैनात है, चेकिंग हो रही है और चेकिंग के बाद ही वाहनों को यूपी के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हुए हैं और आज दिन भर ऐसी कई तरह की तस्वीरें सामने आती रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि वो आज संभल जाएंगे, वहां पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद से ही सियासी तपिश पूरी तरह से हाई है। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर की, ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर जाम लगा हुआ है। जो लोग हैं उनकी गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे चल रही है, पुलिस प्रशासन की बैरिकेडिंग है, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम्स।